अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, देखो दोस्तों, आज जो है ना, हम कर्ज़ के ऊपर बात करेंगे। आप अपने आप को कर्ज़ से हमेशा दूर रखना। कर्ज़ जो है ना, ये रात में इंसान को बेचैन रखता है, मतलब इसकी वजह से आदमी को नींद नहीं आती है। और जो कर्ज़ वाले होते हैं, उनके मैसेजेस, उनके जुमले, उनके टोचनियाँ, उनकी बातें सोच सोच के जो है ना, वो आदमी बेचैन इधर से उधर करवटें बदलते रहता है और दिन में उसको ज़िल्लत होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फ़ज़ाइल सदक़ात में हज़रत शेख ने लिखा हुआ है कि कर्ज़ दिन की ज़िल्लत है और रात की बेचैनी है। लेकिन देखो, कर्ज़ जो है ना, ये दुनिया जब से बनी है तब से लेके आज तक और क़यामत तक ये चलता रहेगा। और पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है वो कर्ज़ के ऊपर ही टिकी हुई है। ये पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, अगर आप देखेंगे आज मार्केट के अंदर 90% जो कारोबार है वो कर्ज़ पे ही चलते हैं। अब जैसे हम लोग शेयर मार्केट की लाइन से कामकाज करते हैं, तो हमको क्या है, कंपनियों पे रिसर्च करना पड़ता है। तो हमारे रिसर्च का 50% जो पूरी एनर्जी हमारी खर्चा होती है वो इसी पे, कंपनी ने कहाँ से, किससे, कितना कर्ज़ा लिया हुआ है और वो कैसे अदा कर रही है। अब बहुत सारी कंपनियां होती है, 1000 करोड़ का उनका कैपिटल होता है और उन्होंने ऑर्डर लिए हुए होते हैं 5000 करोड़ के, और कर्ज़ा लिया होता है 4000 करोड़ का। मगर उनका कामकाज चल रहा है, आज से नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल से वो कंपनियां काम कर रही है इसी तरीके से। अब बिल्डर की आप मिसाल ले लो, जैसे एक बिल्डर होता है ना, अब आप ये जितने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट देखते हैं, अब जैसे मुंबई के अंदर सी लिंक बन गया, वो पूरा का पूरा कर्ज़ लेके बना हुआ है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बन गया, वो पूरा का पूरा कर्ज़ लेके बना हुआ है। ऐसे ही अभी मुंबई पुणे के बीच में सी वो बन रहा है, मिसिंग लिंक बन रहा है, वो पूरा कर्ज़ लेके कंपनियां बनाती है। पनवेल से लेके तो वीटी स्टेशन तक जो अटल सेतु बना है, वो पूरा का पूरा कर्ज़ लेके बना हुआ है। मतलब बग़ैर कर्ज़ के इस दुनिया के अंदर, मैंने जैसे अभी आपको बताया, 90% जो कामकाज है। ऐसे ही दुकान वालों की भी जो रोलिंग चलती है, यानी चाइना की भी जो पूरी इकोनॉमी है, चाइना दुनिया भर में अपना माल उधारी में बेचता है। ले जाओ हमारे पास से माल, और लोग माल बेचते हैं, उसके बाद में उनका पेमेंट करते हैं। ऐसे ही मार्केट के अंदर भी ये चीज़ आम तौर पे चलती है। लेकिन देखो, इसमें सक्सेस और फेलियर, जो लोग कामयाब होते हैं और जो लोग नाकाम होते हैं। अब जो कामयाब होते हैं ना, ये वो सारे ममालिक, जैसे मेरा भी बहुत सारे मुल्कों में जहाँ मैं आम तौर पे सफ़र करता हूँ, तो वहाँ पे कर्ज़ के लेने और देने के जो मामलात है ना, वहाँ आम तौर पे आपको कोई भी चीज़ जो है वहाँ उधारी में मिल जाएंगी। कार ले लो आप, जैसे साउथ कोरिया चले गए, मलेशिया वगैरह सारे मुल्कों में आम तौर पे कोई भी चीज़ आपको उधारी में मिल जाती है। ले लो, कार चाहिए उधारी में ले लो, घर चाहिए उधारी में ले लो, जो चाहिए लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उधारी में देने के लिए। ऐसे ही हमारे भारत देश में भी वैसा ही सिस्टम है। मगर यही सिस्टम दूसरे मुल्कों में आपको बिल्कुल सक्सेस और कामयाब नज़र आएगा। जैसे मैंने मलेशिया की मिसाल दिया, वहाँ इस्लामिक बैंकिंग का पूरा कामकाज चलता है, तो उसके तहत में लोगों में भी वहाँ पे इतनी ईमानदारी है ना कि लोग वहाँ पे कोई चीज़ कर्ज़ से लेते हैं तो उसको बराबर से अदा कर देते हैं। अब जब बराबर से अदा करते हैं तो वो इकोनॉमी पूरी बैलेंस के अंदर होती है और लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाती है और कंपनियों का भी कामकाज चलता है। आम तौर पे भी लोग वहाँ पे एक दूसरे को कर्ज़ देते हैं, कारोबारी लाइन से और दूसरी चीज़ों के लाइन से। ऐसे ही लोग वहाँ पार्टनरशिप भी करते हैं। अब मलेशिया ही की क्यों मिसाल ले लो, आप दूसरे भी जो ममालिक है, जैसे अरब मुल्कों की भी अगर आप मिसाल ले लो ना, दुबई है, यूएई वगैरह, सऊदी वगैरह, ये सारे मुल्कों के अंदर भी आम तौर पे इकोनॉमी जो चलती है ना, वो इसी तरीके से चलती है। लेकिन ये मुल्कों में इकोनॉमी तरक्की कर रही है। आप देखो वो मुल्कों का डेवलपमेंट देखो, वहाँ की करेंसी देखो, दिन ब दिन ऊपर जा रही है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ना, वो यही कि वहाँ जो एनपीए होते हैं, एनपीए किसे कहते हैं, कि जो लोगों ने कर्ज़ लिया हुआ है वो बराबर से उसको अदा करते हैं ना, तो वो ज़ीरो होता है, बहुत कम होता है।
इस वजह से इकोनॉमी ग्रोथ करती है। अब मेरे सामने जो है अभी मार्केट ओपनिंग का टाइम है, तो मैं देख रहा हूँ अब भी डॉलर का रेट बता रहा है यहाँ पे कि हमारा रुपया लाइफ टाइम लो पे चल रहा है। अब देखो दोनों चीज़ों को देखो आप, एक तरफ तो हमारा जो शेयर मार्केट है वो लाइफ हाई के ऊपर है, हमारा बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई के ऊपर है, और उसके कंपैरिजन में हमारा रुपया जो है वो लाइफ लो के ऊपर है। दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक मशरिक में जा रहा है तो दूसरा मगरिब में जा रहा है। क्यों ये सब है? क्योंकि हमारे देश के अंदर जो है ना, जो एनपीए है, अगर आप देखोगे एनपीए किसे कहते हैं? कर्जा लेने का और खा जाने का। आप देखोगे ना, उसकी वजह से हमारा जो रुपया है वो बेचारा एकदम, यानी वो गोते मार रहा है समंदर के बीच में। ये प्रॉब्लम है हमारा। दूसरे देशों की इकोनॉमी तरक्की इसीलिए करती है। तो देखो हमारे देश में जो है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। हमारे देश में लोगों को कर्ज लेना पता है। अब मैंने सुबह में ही एक न्यूज़ देखा, एक बेचारा जो है वसूली करने वाला, उसको ही मार के जो है उसकी कार में डाल के उसको जला दिए। अब भी सुबह में मैंने वो न्यूज़ देखा, मुझे इतना अफसोस हुआ। एक तो आपने कर्ज भी लिए। तो हमारे देश में मसला उल्टा है। हमारे यहाँ पे दूसरे देशों में अगर आप किसी को कर्ज दोगे, अभी जैसे मैं हमेशा आप लोगों को मिसाल देता हूँ कि भाई हम भी थाईलैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मलेशिया में हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ, चलो मलेशिया तो एक तरफ मुस्लिम मुल्क हो गया, थाईलैंड जो है वो तो पूरी तरह से एक टूरिस्ट मुल्क है। दुनिया भर से लोग वहाँ पे आते हैं। सूअर का गोश्त, सूअर तो आम तौर पे वहाँ लोग सूअर ही खाते हैं, शराब खाने तो कदम कदम पे है वहाँ पे। उसके बावजूद भी पैसों के जो मामलात है, लेन देन है, कर्ज वगैरह, ये सारे चीज़ों को अगर आप देखोगे ना, लोग वहाँ पे ये सारे यानी ये सारी चीज़ों को लेकर इतने ज़्यादा, लोगों का जो कैरेक्टर है वो इतना ऊंचा है, इतना बुलंद है। पैसों के मामले में कोई आपके साथ बेईमानी नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे आपने वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट किया, अभी जैसे हम लोगों ने ही, हमारा जो बिज़नेस ग्रुप है, हम लोगों ने वहाँ पे एक 12 फ्लोर का होटल लिए हैं। अभी थोड़े दिनों पहले जो वहाँ गया था, मुझे इमरजेंसी में एक 4 दिन के लिए जाके आना पड़ा, तो वही हमारी डीलिंग चल रही थी। अब आप सोचो, मैं वापस आ गया इंडिया, क्योंकि ये सारे बिजनेसेस वगैरह मैं ही हैंडल करता हूँ। इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले और ये जो सारे लोग होते हैं, उनके दरमियान में ये सारा काम हमारी ही कंपनी देखती है। अब मैं इंडिया आ गया, जो हमारे इन्वेस्टर जहाँ के थे वो अपने अपने मुल्कों को चले गए। होटल कहाँ है? वो किसी और मुल्क में है, उसको संभालने वाले वहाँ के लोकल लोग हैं। मैं अपने घर पे हूँ, पैसा लगाने वाले अपने इसमें है, मैनेजमेंट का पूरा काम मेरे ज़िम्मे है। मैं यहाँ से बैठे बैठे मैनेज कर रहा हूँ, वहाँ बंदे काम कर रहे हैं। लेकिन आपको 1000% इस चीज़ का इत्मीनान होता है कि आपके 1 रुपये में भी वहाँ पे ख़ियानत होने वाली नहीं है। ऐसे ही मैंने जैसे आपको हमारे दूसरे भी बिजनेसेस के बारे में बताया, जैसे ऑलरेडी हम वहाँ पे, जैसे पाम ऑयल है, जैसे गूमी है, उसके अलावा ये जो पल्प वगैरह है, ये बहुत सारे चीज़ों के अंदर काम करते हैं ना, 100% उसमें इत्मीनान होता है कि भाई जो रॉ मटेरियल है, मिसाल के तौर पे रॉ मटेरियल जो है वो एक बाग से निकला है, वो फैक्ट्री की तरफ जा रहा है, तो आपको 100% इस चीज़ का इत्मीनान होता है कि जो लोग ले जाने वाले हैं, रास्ते में कोई आपका माल नहीं चुराएगा। अभी जैसे हमारे इंडिया की मिसाल, कल ही मैंने एक और वीडियो देखा, सोलापुर हाईवे। अब आप सोचो, आज तक जो है चोरिया डकैतियों के वाक़यात मैं सुनता था कि भाई अहमदनगर से जो बीड़कू रोड जाता है, सबसे ख़तरनाक महाराष्ट्र में चोरिया डकैतियाँ उसी रोड के ऊपर होते हैं। उस रोड के ऊपर ट्रक वालों को रोकते हैं, लूट लेते हैं, बस वालों को रोकते हैं, उनको लूट लेते हैं, लग्जरी बस वालों को रोकते हैं, उनको लूट लेते हैं। ये ऐसे वाक़यात वहाँ अक्सर पेश आते हैं। यहाँ तक कि नगर हाईवे के ऊपर भी, अहमदनगर हाईवे पे जो गांव आता है सूपा, आप सूपे से थोड़ा आगे बढ़ो, एक घाट आता है छोटा सा, वहाँ खुद पुलिस वालों ने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं, बोले यहाँ पे आप गाड़ी मत रोको वरना आपकी गाड़ी लूट ली जाएगी। अब आप सोचो ये ये हालात है हमारे, खुद पुलिस वालों ने लिख के लगाया हुआ है वहाँ पे, आपकी गाड़ी लूट सकती है, क्योंकि ये एरिया में चोरियाँ चकारियाँ डकैतियाँ आम तौर पे होते हैं।
हालांकि वो इतना इतना बड़ा हाईवे है, आप रात में 2 बजे 4 बजे भी वहाँ से सफ़र करोगे ना तो दोनों साइड से गाड़ियाँ चलती है, फिर भी चोरिया चकारिया डकैतियाँ होते हैं। खैर, तो न्यूज़ हम ऐसी सुनते थे वहाँ होते हैं बोल के, लेकिन मैंने देखा सोलापुर हाईवे पे, अब आप सोचो सोलापुर हाईवे आगे चल के बेंगलुरु हैदराबाद जाता है, वो एकदम बहता हुआ हाईवे, वैसे हाईवे के ऊपर ट्रक, चलते ट्रक को लूट रहे हैं वो, चलते ट्रक को, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपके माल की कोई सेफ्टी नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तुम ट्रक अगर साइड में रोकोगे तो वो जो चोर उचक के डाकू है वो नीचे उतर के जो है ना ड्राइवर को ही मारेंगे पीटेंगे कि क्यों गाड़ी रोका बोल के, बल्कि और ज़्यादा लूटेंगे उसका ट्रक। वो जैसे असहाबुल हिज्र का वाक़या है, मैं तफसीर कुरान में अक्सर सुनाता हूँ। वो बादशाह के पास मुकदमा लेकर गए तो बादशाह ने जो शिकायत करने वाले थे उनको ही सज़ा दे दिया। ये हालात है हमारे देश के अंदर। अब वहाँ जो है ना, मतलब यहाँ अगर आप अपने खुद के माल के साथ में है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, और वहाँ ये हाल है, आपको 100% इस चीज़ का इत्मीनान होता है कि भाई मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ, मेरे इन्वेस्टर्स अपने घरों पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो लोग हमारे बंदे वहाँ पे काम करने वाले हैं वो 1 रुपये की भी आपकी खियानत नहीं कर सकते। वहाँ कोई आपका ट्रक नहीं लूटेगा रास्ते में। वहाँ जो बाग से आपका पाइनएप्पल निकल के जा रहा है पल्प के लिए, एक पाइनएप्पल को भी कोई गांव वाला, कोई देहात वाला, कोई जो है ना ऐसा हाथ लगा के भी आपने फ्री में भी दिए तो नहीं लेगा वो, न ट्रक वाले आपके साथ में खियानत करेंगे बराबर। यानी जो ईमानदारी है ना, ईमानदारी, हालांकि वो सुअर खाने वाले लोग हैं उनके देश के अंदर, लेकिन उसके बावजूद ईमानदारी देखो आप उनकी। तो इस वजह से क्या होता है, उनकी जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी वो दिन ब दिन ग्रोथ कर रही है। मुझे याद है थाईलैंड की करेंसी आज से सिर्फ 1 साल पहले, यानी वो करेंसी में आज से 1 साल के अंदर जो ग्रोथ हुआ है, सीधा सीधा 33% का उसके अंदर ग्रोथ हुआ है, सीधा सीधा। यानी आज क्या, कौन सा महीना है, ये दिसंबर है। आप दिसंबर 2024 का प्राइस और आज देखो दिसंबर 2025 का प्राइस। अब डॉलर की अगर हम बात करेंगे ना, अब देखो जहां हमारा डॉलर लाइफ लो के ऊपर है आज, यानी आज कितनी तारीख है, 15 दिसंबर है आज, 15 दिसंबर 2025 को आप देख लेना, हम लाइफ लो पे है हमारा रुपया। और आप उसी के कंपैरिजन में अगर थाईलैंड की करेंसी से डॉलर को कंपेयर करोगे तो डॉलर को उन्होंने लो पे लेके आ गए। मतलब पिछले साल जो प्राइस था उससे अभी जो है डॉलर वहाँ पे लो हो चुका है, उनकी करेंसी स्ट्रांग हो गई। ऐसे ही जो यूरोपियन जो पौंड वगैरह भी होते हैं उसके कंपैरिजन में भी वहाँ की करेंसी स्ट्रांग हुई है। डॉलर जो है मेरे ख्याल से, मुझे याद है अच्छी तरह से, पिछले साल कुछ 34 डॉलर यानी 34 बात में $1 आता था, और ये 40 बात में $1 आता था। अभी वो नीचे गिर के 35-34 हो गया। मतलब वहाँ उल्टी गाड़ी चल रही है, उनकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है, और हमारे यहाँ डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और हम लाइफ लो पे चल रहे हैं। रीज़न यही होता है। क्यों भाई, फॉरेनर्स को अट्रैक्ट, वहाँ पे ऐसे अरबों खरबों रुपये डॉलर्स लेके खड़े हुए हैं वहाँ पे, यूरोपियन, अमेरिकन्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर पैसा लगाने के लिए, और लोग लगा रहे हैं। अब जब लोग इस तरह से इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, आपका एनपीए घटता है। तो हमारे देश में यही प्रॉब्लम है। देखो, कर्ज लेना लोगों को याद है, देना किसी को पता नहीं है। अब आप सोचो, बेचारे ने कर्जा दिया था, उसको गाड़ी में डाल के उसकी पूरी गाड़ी जला दी है, मार दिए बेचारे को, जान ले ली है उसकी। ये हालात है हमारे यहाँ पे। तो भाई कोई क्यों किसी को कर्जा देगा। और मैं खुद अक्सर ये मिसाल देते रहता हूँ, आप लोग शायद मेरे ज़ुबान से भी आपने कई बार सुने होंगे। मेरा खुद जो है ना, मैं कौन से लाइन का आदमी हूँ भाई, मस्जिद मदरसे के लाइन का आदमी हूँ। पैसे मैं किसको किसको कर्ज दूंगा, अगर मेरे से किसी ने लिया भी है तो मैं मेरे ही लाइन के लोगों को दूंगा। अब मैं समझता हूँ कम से कम ऐसे 40 से 50 मेरी जान पहचान के लोग होंगे जिनको मैंने किसी को 5,000 10,000 रुपये कर्ज दिए हुए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े बड़े कर्जे नहीं देता हूँ, मगर उन्होंने कर्ज बोल के लिए।
वो अगर ये बोलते कि भाई हमको मदद चाहिए, मदद कर दो, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था भाई। अगर ज़कात के भी पैसे रहते तो हम तमलीग करके आपकी मदद कर देते थे। मगर आपने कर्ज बोलकर लिए, तो ये आपके कैरेक्टर को दिखाता है, आपके गैरत को दिखाता है, आपके ईमान को दिखाता है, आपके ईमानदारी को दिखाता है। आप आप मुफ्ती साहब है, आप आलिम साहब है, आप हाफिज साहब है, आप बयान करने वाले साहब है, ये सब बाजू को रख दो। अरे कम से कम इतना याद रखो, सबसे पहले आप साहिब ईमान हो। कम से कम ये तो सोचो आप मुसलमान हो। आपका कैरेक्टर क्या होना चाहिए अगर आपने किसी से पैसे लिए तो। मैं हमेशा बताता हूँ ना, एक मुफ्ती साहब की मिसाल भी मैं अक्सर देता हूँ, 50,000 रुपये वालों की। कुछ ही नहीं, मतलब हमारे देश में जो है ना भाई, कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई कैरेक्टर ही नहीं है पैसे लेने वाले का। मतलब और खुश होता वो आपके पीठ पीछे जो है ना आपकी बुराइयाँ, कैसा टोपी पिनाया, मतलब वो खुश हो रहे हैं इस बात के ऊपर कि आपने उनके ऊपर तरस खा के, उनके ऊपर भरोसा करके, यकीन करके। आप सोचो हमारे देश में एक जुब्बा पहनने वाले का, सिर पे पटका बांधने वाले का, और अल्लाह रसूल और ईमान की ताकत, मतलब ईमान जो है ईमान की हवा भी नहीं लगी हुई है, ये ईमान है। इसको मुसलमानियत बोलते हैं भाई। हम सुअर खाने वालों से डीलिंग कर रहे हैं। अब उसके अलावा भी हमारा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे, वो मैं आपको फिर कभी, क्योंकि देखो मैं पहले से डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ। जब हमारा पूरा फाइनल हो जाता है, सब ख़त्म हो जाता है, मतलब जब पूरा सिनेरियो जो है वो साइन ऑफ हो गया, उसके बाद में ही मैं जो है डिस्क्लोज़ करता हूँ हम क्या कर रहे हैं या हमने क्या किए। जैसे अभी होटल का मैंने आप लोगों को बताया, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। अब वो भी ऐसे ही लोगों के साथ में हमारी डीलिंग चल रही है। अब आप मुझे बताओ तो इंडिया में भाई क्यों कोई किसी को कर्ज देगा? आप सोचो ना, अब यहाँ पे भी जो है ना करने को बैठे तो हज़ार काम है, मगर यार दिल गवारा नहीं करता। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये के ऑफ़र किए बिजनेस के, छोटे मोटे के, भाई हमारे साथ में जो है आप हमको सपोर्ट करो। भाई क्यों सपोर्ट करेंगे हम, आप बताओ ना मुझे। ये ईमानदारी है आप लोगों की? भाई 5,000 10,000 रुपये के मामलात आदमी यहाँ सही से अदा नहीं कर रहा। अच्छा, जो लोग यहाँ पे फिर वो हिसाब से उसूली करने वाले हैं, ये भी मैंने देखा हूँ। फिर जो उसूली करने वाले हैं ना, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। फिर वो ना बाप को क्या बोलते हैं उसको, ना बाप का लिहाज रखते हैं, ना भाई का लिहाज रखते हैं। ऐसे जो इस टाइप के उसूली करने वाले हैं ना, लोग सीधे भी रहते फिर वैसे लोगों के। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे यही है। तो पूरी बात का खुलासा बस ये इतना है मेरा आप सब लोगों से कि देखो, कर्ज़ लेना देना गलत चीज़ नहीं है। दुनिया बनी जब से लेके अब तक और क़यामत तक ये सिलसिला चलेगा। लेकिन जिन मुल्कों में कर्ज़ पूरे उसूल से, हालांकि वो उसूल हमारे पास है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फ़क्तुबूह वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। ये सारे उसूल, ये सारे कवाइद, ये सारे जो है अहकाम हमारे पास में है। लेकिन अमल कौन कर रहा है? दूसरी कौमें। इसलिए आप देखो चाइना की इकॉनमी, एक आदमी भी वहाँ एक एक यान का भी जो है आपके साथ में खियानत नहीं करेगा। मलेशिया की इकॉनमी 22 रुपये में आता है वहाँ का एक रिंगिट, ये याद रखो आप। थाईलैंड की इकॉनमी, बताया ना मैंने, 33% का ग्रोथ मेरे पास पूरा, क्योंकि पूरा हमको हिसाब किताब रखना पड़ता है। एक ही साल के अंदर 33% का करेंसी वहाँ की स्ट्रॉन्ग, और हम लाइफ लो के ऊपर। यही रीज़न है हमारा कि हमारे ऊपर कोई एहसान करे, हम किसी से कर्ज़ ले, हमको उसके उसूल ही नहीं पता है। तो इसके लिए देखो दोस्तों, और दूसरी तीसरी चीज़ ये भी है कि कर्ज़ आप ले रहे हो हमारे यहाँ पे। अच्छा, ये सब तो मैंने बिज़नेस, धंधे, कारोबार, ये सब चीज़ों के लिए बताया आपको। लेकिन अब और एक मुद्दा याद आया मुझे, हमारे देश में लोग मकरूज़ क्यों होते हैं? अब मैंने ये सारे देशों की जो मिसाल दी है, यहाँ तो सब बिज़नेस, धंधे, कारोबार के लिए कर्ज़ा लेते हैं और धंधा करके उसको फेरते रहते हैं। तो वो कोई इतना लोगों को वहाँ पे मुश्किल नहीं जाता है। हमारे यहाँ कर्ज़ क्यों ले रहे हैं? अक्सर लोग जो हमारे यहाँ कर्ज़ों में गोते खाते हैं ना, वो सिर्फ दिखावे, रियाकारी या
अपनी झूठी शान, फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे, जो कहानी मिसाल है ना, फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे, ये ख़ुद मेरे एक शागिर्द ने उसका वाक़या सुनाया। बोले मुफ्ती साहब मैंने 5 साल मेहनत करके 5 लाख रुपये अपनी सैलरी अपने जॉब के मैंने जमा किया, और जब उसके निकाह का वक्त आया तो उसके अब्बा ने बोले अरे 5 लाख से क्या होने वाला है, अपने को 25 लाख का वलीमा करने का है। अब 25 लाख का वलीमा हो रहा है। आपको पता है पूरी दुनिया में इस तरह के बेवकूफ़ आपको सिर्फ हमारे भारत देश में मिलेंगे, वलीमे में पैसा उड़ा रहे हैं, डाइनिंग हॉल, फंक्शन हॉल, धिंगाना, दिखावा, रियाकारी। और मैंने जो है दुनिया में दूसरे मुल्कों में भी मैंने शादियां अटेंड किया हूँ। मुश्किल से 15 से 20 लोग रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो मुल्कों में शादी को लोग जो है ना वो एक सिर्फ फैमिली फंक्शन मानते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो जो है कोई उसको एकदम ये करते होंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से सलीके से करते हैं। लेकिन मुश्किल से 25-30 लोग, यानी जो उनके फैमिली के मेंबर हैं, उनके अलावा वहाँ पे जो है ना, जैसा हमारे यहाँ पूरे गांव में बोले शादी लोगों ने तारीख़ी शादी होना चाहिए, अब मंगनी हो रही है हमारे यहाँ, बोले 6000 लोगों को मंगनी में दावत। बताओ यार कौन सा अक्लमंद होगा, कौन सा होशियार होगा वो। और 6 महीने के बाद में वो मंगनी टूट गई। क्या हुआ, 6000 लोगों को दावत दिए, 6000 लोगों को रुमाल उड़ाए थे। 150 रुपये का भी अगर रुमाल पकड़े तो 90,000 रुपये के जो है तुम्हारे 9.5 लाख रुपये के तो खाली रुमाल हो गए यार तुम्हारे। अब आप बताओ 9 लाख रुपये के तुमने खाली लोगों को रुमाल उड़ा दिए थे। अब आप सोचो 6000 लोगों पे इतना पैसा आपने खर्चा किए और वो टूट गई मंगनी, क्या फ़ायदा हुआ आपका। तो ये जो ऐसे लोग जो है ना आपको दुनिया में, इंडिया में ही मिलेंगे। शादी के लिए कर्ज़ा। हाँ अच्छा, फिर मुझे एक और वाक़या याद आया। मेरे एक अज़ीज़ दोस्त है, उनकी बेटी का निकाह पढ़ाने के लिए मैं गया था। उनकी दिली तमन्ना थी, बोले मुफ्ती साहब निकाह आपको ही पढ़ाना है। मैं बोला अच्छी बात है भाई, कोई मसला नहीं है। अब मैं सफ़र करके पहुंचा वहाँ पे निकाह पढ़ाने के लिए, निकाह वगैरह सब कुछ हो गया। अब ये बात है तकरीबन चंद साल पहले की। अभी मुझे थोड़े दिनों पहले वो मिले, तो मैंने पूछा, मैं बोला भाई आपकी बेटी का क्या हाल है। नहीं माशाल्लाह वो तो खुशहाल है बोले वहाँ पे। मैं बोला बाकी सब खैर व आफ़ियत है। हाँ सब खैर व आफ़ियत है, खाली बोले उस टाइम पे मैंने जो कर्ज़ा लिया था वही अभी तक पूरा मुकम्मल अदा नहीं हुआ, बस वही फेड़ते बैठे हुआ हूँ। अब आप सोचो हमारे देश में, यानी दुनिया में सिर्फ हमारा ही देश एक ऐसा है। मैंने अभी देखा, अच्छा अभी मुझे फिर वापस से एक और चीज़ याद आ गई। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले देखा कि वो बीदर से कोई मुहिम चली है बग़ैर जहेज़ का निकाह। अब वो बग़ैर जहेज़ के निकाह की मुहिम लेके बीदर वाले जो है फिर वो कहाँ कहाँ चले गए, फिर वो शायद नांदेड़ पहुँचे थे। मैंने वो न्यूज़ देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत खुश हुआ माशाअल्लाह, बग़ैर जहेज़ के निकाह की इन्होंने मुहिम छेड़े। मगर प्रॉब्लम ये है ना यहाँ पे कि किसको समझाने जाएंगे तुम। अरे लड़की वाले खुद मानने को तैयार नहीं है यहाँ पे। अगर तुम लड़की वालों से रिक्वेस्ट करोगे आजीज़ी इनके सारी तवाज़ो के साथ, अरे भाई सादा निकाह करो, सादी शादियाँ करो, वो खुद जब सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसको समझाते बैठेंगे तुम यहाँ पे। यहाँ जो है ना बहुत सारे लड़के वाले तैयार है, बग़ैर जहेज़ के निकाह करने को तैयार है, बग़ैर फंक्शन हॉल के निकाह करने को तैयार है। मसला ये है लड़की वालों ने भी तो तैयार रहना चाहिए ना। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है समाज का। तो हमारे देश में बर्थडे के लिए कर्ज़ा, छिल्ले के लिए कर्ज़ा। एक मुसल्ली आया मेरे पास, बोले मुफ्ती साहब मेरे को 5000 रुपये उधार चाहिए। मैं बोला भाई काय के लिए, कोई बीमार है, कोई दवाखाने में है, कुछ तकलीफ़ है, कुछ दिक्कत है। नहीं बोले वो बाज़ार में जो है ना एक नए फैशन का बुर्का आया हुआ है, और मेरे बीवी ने नाक में दम करके रख दी कि बुर्का लेने का है तो वही लेने का है बोले, और वह है 5000 रुपये का, मेरे पास है नहीं। अब मुझे आप बताओ, बुर्का लेने के लिए कर्ज़ा लिया जा रहा है हमारे देश में, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं, दाल चावल के वांदे चालू है, मगर फिर फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो इसलिए दोस्तों खुलासा कलाम मेरा बस इतना ही है, कर्ज़
कारोबार के लिए बिल्कुल लेना चाहिए, बिजनेस के लिए लेना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा करके फेड़ो। जब आप थोड़ा थोड़ा करके फेड़ोगे ना तो क्या होगा, मार्केट के अंदर आपका जो है ना एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। अभी जैसे हम लोग, ये जो मैंने आपको इतनी मिसालें दिया ना, आज मेरे पास 4 से 5 बैंक जो है वो खुद खड़े हुए हैं कि साहब आप जो है ना एक मर्तबा हमको मौका दो, आप कोई ऐसा बड़ा बिजनेस बिल्ड करो, हम आपको जो है कर्ज देने के लिए तैयार। आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हमारे पास में है। ये हालात है। देखो, जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है ना मार्केट के अंदर, लोग जब देखते हैं आप प्रोफेशनल इंसान हो, आप कारोबार पे, बिजनेस पे, धंधे पे ध्यान देते हो, तो खुद आपको लोग कर्ज देने के लिए तैयार रहते। और अगर आप कर्ज तो ले रहे हो, उसको उसकी जगह पे ही नहीं खर्चा कर रहे, दुकान के नाम पे आपने कर्ज लिए, आप आईफोन पे खर्च कर रहे हो, कारोबार के लिए आपने कर्ज लिए, बीवी को घुमाने के लिए फैमिली के साथ में महाबलेश्वर जा रहे हो आप, अरे प्रोफेशनल बनो। देखो, प्रोफेशनल अगर आप बनोगे ना, दुनिया आपका मोस्ट वेलकम करेंगी, कारोबार के ऑफर्स आएंगे आपके पास में, लोग ऐसा आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे, लोग जो है आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, कारोबार करना चाहेंगे, आपके साथ मुआमलात करना चाहेंगे। ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करो मार्केट के अंदर। जब आपका ऐसा ट्रस्ट बिल्ड होगा ना, कोई गलत बात नहीं है। मैंने जैसे अभी आपको बताया, कर्ज लेना देना दुनिया जब से बनी है क़यामत तक यह सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन फिर बात वही आती है, आप ले किस लिए रहे हो, और लिए अगर, तो फिर आप बराबर से अदा करो। सही से अगर आप अदा करोगे, फिर आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, और उसके बाद देखो आप आपके बिजनेस में, कारोबार में कैसे ग्रोथ होता है। और अननेसेसरी का अगर आप कर्ज लोगे तो उसके बाद में वही होगा। जैसे मैंने बताया, फ़ज़ाइल सदक़ात में है कि कर्ज दिन की ज़िल्लत है, रात की रुसवाई और रात की बेचैनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।